हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो लर्निंग वीडियो में हमने ऑलरेडी इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया है और जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ टू गेट स्टार्ट विद मोमेंटम ट्रेड। सो अभी तक का सबसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि ट्रेड हम कैसे इनिशिएट करें विद द हेल्प ऑफ चार्ट। हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करनी है मोमेंटम ट्रेड्स के लिए, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एग्जिट कहाँ होनी चाहिए और क्या हमारी क्वान्टिटी साइजिंग होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सब ने टग ऑफ वॉर गेम देखा होगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि आप गेम इनिशिएट होने से पहले किसी एक टीम को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप इन बिटवीन द गेम भी किसी टीम को चूज कर सकते हैं। तो आपकी समझदारी वहाँ पे क्या होगी? आप इनिशियली कोई भी टीम को देख के प्रेडिक्ट करेंगे कि कोई टीम स्ट्रांग है या वीक है, या तो आप उसके बेसिस पे आप इनिशियली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप पहले गेम को शुरू होने दें और उसके बाद देखें कि कौन सी साइड वीक पड़ रही है और कौन सी साइड स्ट्रांग पड़ रही है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंडीशन। फिर आप उसके बेसिस पे आप जो विनिंग टीम साइड है उधर ज्वाइन करो। तो दोनों चीज़ में बहुत अंतर आ जाती है। एक में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और एक आप एक्चुअल में देख के फॉलो कर रहे हो। सिमिलरली मार्केट में मैं बोलता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बायर्स स्ट्रांग पड़ने वाले हैं या फिर सेलर्स, या फिर आप मार्केट को फॉलो कर सकते हैं ये देख के कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंटम। तो हमेशा मोमेंटम ट्रेड्स का इंपॉर्टेंट इसीलिए ज़्यादा रहता है कि आप उसमें प्रेडिक्शन कम करते हो और फॉलो ज़्यादा करते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनिशियल डेज में हमें प्रेडिक्शन उतना सही नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, जिसके वजह से हमारी ट्रेड एक्यूरेसी ख़राब होती जाएगी। बट हम अगर हम मार्केट को फॉलो करेंगे तो हमें उससे बेटर एक्यूरेसी मिल सकती है। बट हमें मार्केट को फॉलो करने के लिए मोमेंटम ट्रेड्स को कैच करना पड़ेगा, और मोमेंटम ट्रेड्स को कैसे कैच करना है वो हम आज चार्ट पे देखेंगे। कहाँ पे हमारी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होनी चाहिए और क्या हमारी एसएल, टारगेट, पोजीशन साइजिंग ये सब रहनी चाहिए, इन सब पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है और हम लोग रिसेंट के ही एग्जांपल देखेंगे। ज़्यादा पीछे हम लोग बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा रिलायबल नहीं हूँ मैं, और उस पर ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ। क्योंकि आप स्पॉट के चार्ट को देख के हमेशा ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वीकली एक्सपायरीज के प्रीमियम पे जो मोमेंट आया होगा वो कैसा आया होगा। और सपोज आप कई बार देखे भी होंगे कि कई बार कैंडल अच्छा मोमेंट करता है लेकिन वहाँ पे प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखता है, जिसके वजह से हम कई बार स्पॉट के चार्ट पे अगर बैक टेस्टिंग में हमें अच्छा रिजल्ट मिल भी जाता है वो एक्चुअल में हमें नहीं मिलता है, फिर वहाँ पे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, कुछ रिसेंट के ही एग्जाम्पल देखेंगे कैसे साइकोलॉजी बिल्ड होता है एक मोमेंटम ट्रेड्स के लिए, हमें कहाँ पे कितना रिस्क लेना चाहिए, कितने क्वांटिटी में एंट्री लेना चाहिए, टारगेट क्या रहना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने 3 एरो यहाँ पे मार्क करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ था बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे पे। तो आप देखेंगे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कहाँ ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, कहाँ कम रिस्क लेना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिपेंड करता है मार्केट में क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट बिल्ड हो रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट यहाँ से वन वे यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट अभी मार्केट में नहीं आया था। सो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट में जो मेरा सबसे कम रिस्क लेने का रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। मैं एंट्री तो लूँगा इस मोमेंटम में, बट मैं अपना पोजीशन साइजिंग अपने रेगुलर से कम रखूँगा। आप देखे भी होंगे जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे मैंने 300 क्वांटिटी में ही एंट्री लिया था, 600 में नहीं एंट्री लिया था। फिर बाद में डिपेंडिंग अपन मोमेंटम में एडजस्टमेंट किया था और री एंट्री भी लिया था, बट इनिशियली मैं वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ये था कि मार्केट यहाँ से विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट ट्रेवल करके आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिलेगा। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहता है कि कोई एक साइड का मोमेंटम डिफाई हो और उसके बाद एक मोमेंटम क्रिएट हो। जैसे सपोज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, उसके बाद से ये डिफाई होकर यहाँ पे सेलिंग भी स्ट्रॉन्ग आया और प्रीवियस स्विंग को काटा। अब यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था, यहाँ पे मैंने 600 क्वांटिटी में एंट्री भी किया था। यहाँ पे रिस्क लेना जायज़ है और यहाँ पे मैं एसएल भी ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो पोजीशन साइजिंग मैंने कम रखी थी। सो यहाँ पे मैंने एसएल बुक कर लिया था जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ था, बट यहाँ पे मैं रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने अपने मेजर क्वान्टिटी में एंट्री लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग आया वो यहाँ पे डिफाई होकर वापस से यहाँ पे बाइंग आया है और एक रेजिस्टेंस का लेवल भी ब्रेक हुआ है। तो सबसे इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉइंट है मोमेंटम ट्रेड्स का, वो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 1 से यहाँ मार्क किया हुआ यहाँ पे है।
इस कैंडल में हमें बेस्ट ट्रेड मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट इनिशिएट हुआ और उसके बाद से एक सेलिंग यहाँ पे डिफाई हुआ आफ्टर कंसोलिडेशन। तो हमारे लिए जो बेस्ट एंट्री है इस दिन का वो यहाँ पे था। यहाँ पे आप एंट्री लिए होंगे, कुछ लॉस बुक किए हैं, यहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको बेहिचक एंट्री लेना है और आपके रेगुलर साइज में एंट्री लेना है, ताकि आप यहाँ पे जो मोमेंटम मिले उसका आप फ़ायदा उठा पाओ। अब रेगुलर साइज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मैक्सिमम साइज से ट्रेड लो। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर इनिशियली आप मोमेंटम ट्रेड अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप हमेशा अपना क्वांटिटी साइजिंग 1/3 या फिर 1/4 से स्टार्ट रखो, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। बट आप ऐसे जगह पे कम रिस्क लेंगे या फिर ये प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें एसएल छोटा देना है। देखिए एक चीज़ है, मोमेंटम ट्रेड्स में कभी भी आप जैसे सपोज यहाँ पे एंट्री लिए तो आप एसएल यहाँ पे नहीं रख सकते हैं कैंडल लो पे। आपको हमेशा क्या करना है, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो उस केस में हमें अपना एसएल डिसाइड रखना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन, अगर सपोज आप एट द मनी प्रीमियम लेते हैं तो वहाँ पे 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा आपका एसएल नहीं रहना चाहिए। अगर 30 पॉइंट इस वीक्स में पर्टिकुलरली, जहाँ पे अभी वीक्स अभी 15 से नीचे है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 25 से 30 पॉइंट से ज़्यादा आपका एसएल नहीं रहना चाहिए। अगर सपोज 25-30 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाता है तो मैं यहाँ पे हमेशा एग्जिट कर देता हूँ या फिर पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ और वेट नहीं करता हूँ। हाँ, डिपेंड करता है, अगर फिर से मार्केट मोमेंटम दिखाता है फिर मैं री एंट्री ले लूंगा, बट यहाँ पे अपने लॉसेस में नहीं एक्सीड करूंगा। यहाँ पे मुझे जितना एसएल लेना चाहिए 20-25 पॉइंट, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मोमेंटम मिलना होगा तो यहाँ से इनिशिएट होगा और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मोमेंटम वो नहीं फेड हो जाएगा या फिर नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, रिवर्स आएगा, तो यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं देना है। तो यहाँ पे ऐसे जगह जहाँ हमें पता है कि ऑलरेडी मार्केट ट्रेवल करके आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपना एसएल थोड़ा छोटा रखेंगे। यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा मैं वेट कर सकता हूँ मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो था उसको डिफाई करके आया है। तो अकॉर्डिंगली आपको साइकोलॉजिकली समझना है कि कहाँ पे हमें रिस्क लेना चाहिए, कहाँ ट्रेड में रुकना चाहिए। सो सपोज यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक भी होता है तो आप निकल के दोबारा री एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम सस्टेन हो रहा है। बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ तो यहाँ पे एक बार आप एग्जिट लेंगे, फिर आप वेट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा से डिसाइड करके रखना है कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा रिस्क लेना है, कहाँ कम रिस्क लेना है। हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहता है, किसी एक साइड का या इधर बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, उस साइड का मोमेंटम डिफाई होकर हमें अपोजिट साइड मोमेंटम मिले, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मिला। यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो हमेशा आपको एसएल भी लेने के लिए रेडी रहना है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मोमेंटम सस्टेन हो। तो सिमिलरली आप देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उससे प्रीवियस डे जब आएंगे, यहाँ पे 11 तारीख का मार्केट, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ और एक इनिशियली सेलिंग आया, फिर सेलिंग आने के बाद एक यहाँ पे इसी जोन में एक बाइंग भी आया था। अब इस बाइंग को जितना आप टाइम देखेंगे और इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक सेलिंग साइड मोमेंटम दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा और मैं यहाँ पे अपने फुल क्वांटिटी में जा सकता हूँ या फिर अपना कॉन्फिडेंट पोजीशन ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक बाइंग जो है वो डिफाइंग हुआ है। तो ऐसे ही आपको साइकोलॉजिकली सोचना है कि कहाँ पे मोमेंटम अच्छे से क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ पे और कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ये कैंडल भी निकल जाएगा, फिर आप कहीं इधर सोचेंगे प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री लेंगे, फिर आपको वो मोमेंटम नहीं मिलेगा जो इनिशियली यहाँ पे मिला। तो इसीलिए मोमेंटम ट्रेड्स में हमेशा से बोलता हूँ, आप छोटे क्वांटिटी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आप साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड करिए कि किसी एक साइड का अगर मोमेंटम डिफाई होता है तो आप वहाँ पे ट्रेड लेंगे। आप इनिशियली केवल इस चीज़ से भी सोच सकते हैं कि किसी एक साइड का अगर मोमेंटम डिफाई होगा देन वहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री एक पॉइंट है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट में कि यहाँ पे जितने सेलर्स यहाँ पोजीशन बनाए थे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का रेंज हुआ। अगर मार्केट सपोज इसी रेंज को फॉलो करता, इसी में रह जाता या फिर नीचे आता, देन यहाँ पे जो कॉल सेलर्स थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर बायर्स ने पुश किया, यहाँ पे अब लोगों को प्रॉब्लम होगा और यहाँ पे लोग एसएल अपना बुक कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर एंट्री लेते भी हैं या फिर इस हॉल्ट कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल यहाँ पे छोटा रहेगा और आप वेट कर सकते हैं कि हम मोमेंटम में अगर मिला पॉइंट तो यहाँ पे रखेंगे, या फिर अगर सेलर फिर से मार्केट को नीचे पुश कर देंगे देन यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। बट आप देखे होंगे कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया था। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, बट दिस इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ मोमेंटम ट्रेड। तो यहाँ पे आप एंट्री करके एक मोमेंटम यहाँ पे कैच कर सकते हैं। और मोमेंटम में हमेशा ध्यान रखिए, आपको एक बार 70 पॉइंट 80 पॉइंट आपको मोमेंटम में मिल जा रहा है, अगर 25-30 पॉइंट का आप एसएल पे वर्क कर रहे हो तो आपके लिए वो बेस्ट केस सिनारियो है। तो आप वहाँ पे और यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, वहाँ तक चला जाएगा। आपको एक बार टारगेट मिलता है तो आप उसको एग्जिट करिए, या फिर आपको ये भी दिख रहा है कि मोमेंटम अब नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वहाँ से आप एग्जिट कर जाइए, भले ही आपको प्रॉफिट मिला हो या फिर नहीं मिला हो।
आपको मोमेंटम ट्रेड्स में हमेशा थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा, क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है कई बार वो आपके फेवर में जाएंगे, कई बार आपके अगेंस्ट में जाएंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही चीज़ आप एक्सपीरियंस के साथ अपना बेटर करते जाओगे और देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप और बेटर प्रॉफिट ले पा रहे हो मोमेंटम्स में। सिमिलरली आप पीछे जाएंगे तो यहाँ कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सेलिंग कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सो आप देखिए यहाँ पे जब मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट था, यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे कि 200-250 पॉइंट ऑलरेडी ट्रैवल करके आ गया था। सो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लिया भी था तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में एंट्री लिया था, ताकि वापस से अगर मार्केट रिवर्स हो तो यहाँ पे मैं निकाल लूँ पोजीशन। और हमेशा अपना यहाँ पे दिमाग ओपन रखना है कि मार्केट रिवर्स हो तो हमें क्विकली वहाँ से हट जाना है मार्केट से। सो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि 80 पॉइंट 90 पॉइंट तक वेट कर रहे हैं अपने एसएल लेने का, या फिर इस रिट्रेसमेंट तक वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक आप वेट किए हैं तो प्रीमियम पे आपको 100-150 पॉइंट का लॉस दिखा देगा। तो ऐसे नहीं वेट करना। मोमेंटम ट्रेड्स में हमेशा 20-30 पॉइंट का ही एसएल रखिए। एट द मनी का मैं बता रहा हूँ, जब विक्स 15 से नीचे रहे तो हमेशा 20-25-30 पॉइंट ऐसे ही अपना एसएल डिसाइड करके रखिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आप सिस्टम पे वो एसएल प्लेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हो सकता है कि आप उसमें एसएल नहीं बुक कर पाओ, क्योंकि आपको क्विक मोमेंटम मिलेगा और टारगेट भी जल्दी मिल सकता है, एसएल भी जल्दी मिल सकता है। तो उस केस में जब तक आप प्लेस करोगे, कैंसिल करोगे, फिर से बुक करोगे, तब तक वो मोमेंटम जा चुका होगा, या तो ये होगा कि आपका जो एसएल है वो जल्दी हिट हो जाएगा। तो इसीलिए आप ओपन माइंड रखिए हमेशा। हो सकता है कि आप प्लेस नहीं कर पाएँ। सपोज यहाँ पे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ, तब तो आपको मौका मिल जाएगा आराम से आप अपना एसएल सोचने का और प्लेस करने का। बट कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, फिर आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि आप प्लेस कर पाओ। तो वहाँ पे हमेशा 20-25 पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि ये हमारा एसएल पॉइंट है और यहाँ पे मार्केट जैसे ही आएगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा। वहाँ पे सेकेंड थॉट नहीं आनी चाहिए, आप एग्जिट कर जाओ, भले ही उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में फिर चला जाए, लेकिन आप री एंट्री का सोचो। वहाँ पे लॉसेस अपना एक्सीड मत करो, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होता है तो आप देखे होंगे कि 100-200 पॉइंट एक ही बार रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में सेलिंग साइड एक मोमेंटम आया, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। अब यहाँ पे आप वेट करते रह जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा लॉस लेना पड़े। तो हमेशा ओपन माइंडेड रखना है मोमेंटम ट्रेड्स में, और यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं देना है। तो यहाँ पे आप इनिशियली आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पोजीशन छोटे क्वांटिटी में बनाया था, फिर वो धीरे धीरे एग्जिट कर दिया था क्योंकि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ था। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा ट्रेड नहीं मिला। हमने क्या डिसाइड किया है कि हमें किसी एक साइड का मोमेंटम डिफाई हो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना। और पीछे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बाइंग में मोमेंटम आया, बट ये रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे कोई इसको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे फिर मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह गया। प्रीवियस डेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी इस एग्जांपल को अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में समझाया था कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, जिसके वजह से रेजिस्टेंस तक अच्छा मोमेंटम कैरी नहीं हुआ, उसके वजह से ये ब्रेक नहीं हुआ था। सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आप जो सेलिंग का स्विंग बना था, यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम आया, वो कैरी नहीं हुआ, तो इसके वजह से यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको नहीं मिला होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बताया था आपको कि एक किसी भी साइड का मोमेंटम डिफाई हो, जैसे यहाँ पे पहले बाइंग आया और फिर यहाँ पे सेलिंग आया, ये डिफाई तो हुआ, बट क्या हमें अपना यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 500 से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मार्केट जब भी अगर 500-600 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन हो तो वहाँ पे आप अपना रिस्क अकॉर्डिंगली रखिए। आप हमेशा छोटे रिस्क पे वर्क करिए, छोटे पोजीशन साइजिंग पे वर्क करिए, ताकि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो छोटे अमाउंट में ही हो। क्योंकि हमें मार्केट में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आएगी, मार्केट और स्ट्रेच कितना होगा, ये सब कन्फ्यूजन से हमें अवॉइड करना है। हम मोमेंटम ट्रेड्स इसीलिए ले रहे हैं कि हम प्रेडिक्शन कम करें और फॉलो ज़्यादा करें। तो अपने जो कोर चीज़ है उसी को अगर हम भूल जाएंगे, फिर से प्रेडिक्ट करने लेंगे, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो हमें मार्केट को देखना है और फॉलो करना है। सपोज यहाँ दिख तो रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम डिफाई हुआ और यहाँ पे सेलिंग आया, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री भी लेते हैं तो छोटे क्वांटिटी में एंट्री लेंगे। अगर हमें प्रॉफिट मिला भी यहाँ पे तो छोटा प्रॉफिट मिला, अगर यहाँ से रिवर्स भी होता तो यहाँ पे हमारा जो लॉस रहता वो छोटा रहता। तो अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है। जैसे यहाँ पे एक और अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे कि पहले एक सेलिंग आया और उसके बाद से यहाँ पे बाइंग आया, और फिर ये बाइंग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे डिफाई हुआ। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर मोमेंटम ट्रेड। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, इसको ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, और एक अच्छा मोमेंटम भी यहाँ पे कैरी हुआ, उसके वजह से हमें प्रॉफिट भी मिला होगा। तो ऐसे ही पॉइंट पे हमें एंट्री लेना है। हमें जो साइकोलॉजी है वो ये रहनी चाहिए कि किसी एक साइड का मोमेंटम डिफाई हो, या फिर किसी एक साइड का जो बायर्स या फिर सेलर्स पुश करके मार्केट को डायरेक्शन दे रहे थे वो यहाँ पे ब्रेक हो और वहाँ पे हमें एक मोमेंटम क्रिएट हो। सपोज यहाँ पे साइडवेज
रेंज रहा और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। आप यहाँ पे देखेंगे कि सिमिलरली मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो तो वहाँ पे हमें उतना रिस्क नहीं लेना है कि यहाँ पे एक मोमेंटम तो डिफाई हुआ लेकिन यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम अगर एंट्री भी करते हैं तो बहुत छोटे क्वांटिटी में एंट्री करेंगे और जो हमारा एसएल रहेगा वो भी छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। सो अकॉर्डिंगली हमें एक करना है, दिस इज नॉट द परफेक्ट प्लेस फॉर मोमेंटम ट्रेड। सिमिलरली आप यहाँ भी देखेंगे मार्केट ऑलरेडी यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, इस पॉइंट पे क्लोज हुआ था और मार्केट यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो नहीं रहेगा एंट्री के लिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। सो प्रॉफिट बुकिंग कहीं से भी आ सकती है। सो ऐसे केसेस में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, जब भी बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाए वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी दिन मिल भी जाए लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उस दिन साइडवेज होगा या फिर कन्फ्यूजन रहेगा मार्केट में, तो वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा एग्जाम्पल, फिर से एक अच्छा बाइंग यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी आ रहा था, उसको डिफाई किया ये कैंडल है और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूस ये मार्केट मूव कर रहा था। सो ओपन होने के साथ अगर कंटिन्यूस गिर रहा है तो हमें यहाँ पे अपना रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, छोटे क्वांटिटी में ही इस मोमेंटम में एंट्री लेना है, अदरवाइज ये आप देखेंगे कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट प्लेस। सो हमारे लिए अभी तक जितना भी हमने बात किया, परफेक्ट प्लेस क्या रहेगा एंट्री के लिए, कोई एक साइड का मोमेंटम डिफाई हो। सपोज यहाँ पे बाइंग कर रहा था, जो बायर्स थे वो पुश कर रहे थे मार्केट को ऊपर, यहाँ पे एक सेलिंग आया, यहाँ पे आप देखेंगे कि पुश कर रहे थे बायर्स ऊपर, फिर यहाँ पे सेलिंग आया। सिमिलरली आप अदर दो पॉइंट पे देखेंगे तो वैसा ही कुछ सिनेरियो बना होगा, यहाँ पे एक बाइंग आया, फिर से यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे एक सेलिंग आया था, फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें एक्ट करना है, मोमेंटम्स में हमें साइकोलॉजिकली पहले सोचना है कि कहाँ हमें मोमेंटम मिल सकता है। चीज़ें आसान कैसे होंगी, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा ड्रॉ करके रखेंगे, प्रीवियस डेज के जो हाई लोज हैं, क्लोजिंग पॉइंट है उसको, या फिर कोई मेजर राउंड नंबर है उसको मार्क करके रखेंगे, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि कैसे हम जज करें कि मोमेंटम कहाँ पे कैरी होगा और कहाँ कैरी नहीं होगा। सो इन सारे टॉपिक्स पे और हम डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे जैसे ही हमारा ट्रेड एनालिसिस वीडियोस और आता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि मैं और उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। प्रीवियस डेज में ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि मोमेंटम हमें कैसा मिलेगा प्रीमियम पे वो हमें नहीं पता रहता है, लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग जो मैं डेली ट्रेड एनालिसिस वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीमियम के चार्ट वो प्रीमियम के साथ वो चीज़ आपको मैं दिखा सकता हूँ चार्ट पे, और जितना आप प्रीमियम के साथ देखेंगे स्पॉट के चार्ट पर कहाँ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है वहाँ पर आप ज़्यादा सीखेंगे। आपका एम क्या होना चाहिए कि आप इनिशियली प्रेडिक्ट कम करें और मार्केट को फॉलो ज़्यादा करें, मोमेंटम ट्रेड्स को लेने का ट्राई करें। अभी तक आप जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे कि कोई स्ट्रेटजी बता दो सर, कोई एक मेथड बता दो एंट्री पॉइंट का, वो आप भूल जाइए। मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको रैंडम अप्रोच से ही चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी आप किसी नॉन अप्रोच से जाएंगे तो वो फेल होगा ही, किसी ना किसी मार्केट साइकिल में वो फेल होगा, फिर आपको वो सारे जितने भी प्रॉफिट थे वो आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिटेबल लोग भी कम है। सो हमने ये देख लिया कि साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है और कैसे जब मोमेंटम डिफाई हो किसी एक साइड का तो हमें एंट्री लेना है। अब हम बात करते हैं एसएल और टारगेट की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक आपको यही सिखाया होगा, किसी भी स्विंग लो को या फिर किसी भी कैंडल लो को, बड़े कैंडल के हाफ को आपको एसएल बनाना है। सो एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा वापस, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये सब सारे थ्योरेटिकल बातें हैं और जितना आप थ्योरीज से दूर रहेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि आप जैसे अपने प्रॉफिट्स कर रहे हैं या फिर जितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग अपना एसएल भी डिसाइड करिए। मैं इन सब अप्रोच में बहुत ही प्रैक्टिकल रहता हूँ, मुझे किसी थ्योरी से मतलब नहीं है या फिर मैं किसी पे बिलीव भी नहीं करता हूँ कि आप ऐसे एसएल बता रहे हैं तो मुझे वो एसएल लेना है। मुझे क्लियर है एक चीज़ कि मुझे प्रॉफिट कितने पॉइंट का कैप्चर हो रहा है और मैं कैसे प्रॉफिट कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट आप एक एवरेज बना सकते हैं कि सपोज मैं अगर एवरेज ऑन एन एवरेज मैं 40 से 50 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूं तो मुझे 25 से 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं देना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। तो हमेशा आप प्रैक्टिकल सोचिए थोड़ा और थ्योरीज पे कम जाइए। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द कैंडल यहाँ पे मैं एसएल अपना लगा लूँगा या फिर लो ऑफ द कैंडल यहाँ पे एसएल लगा लूँगा। ये सब थ्योरीज आपको बताएंगी, बट प्रैक्टिकली मुझे पता है यहाँ से मैं 70 पॉइंट आएगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा, या फिर मुझे यहाँ पे 80 पॉइंट मिलेगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे एसएल कितना लेना चाहिए, हाफ
तो उसका क्या आएगा 25 से 30 पॉइंट, मैक्सिमम 40 पॉइंट, इससे ज़्यादा मुझे ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा प्रैक्टिकल रहिए। अब मैं ये नहीं वेट करूँगा कि ये कैंडल इसका काट रहा है कि नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मार्केट में कैंडल, एक चीज़ आप समझ लीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग कैंडल्स बनते हैं। मार्केट इस बेसिस पे नहीं चलता है कि इस 5 मिनट में क्या कैंडल बना है, 10 मिनट में क्या कैंडल बना है। मार्केट लेवल्स पे चलता है, सपोर्ट एंड डिमांड पे चलता है कि क्या सप्लाई है और क्या डिमांड है, तो उसके बेसिस पे मार्केट चलता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस कैंडल का लो बन गया है तो यहाँ में, ये एक ईजी वे है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। थ्योरीज ऐसी क्यों बनाई गई है कि आपको इसका कैंडल का लो आपको ऐसा रखना है। ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि आपको ये आसानी से पता चले कि आपको कहाँ निकलना है मार्केट में, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मार्केट में यहाँ तक सेलर्स लाएंगे और यहाँ से फिर से मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसीलिए बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मेरा ही एसएल टच करके चला गया मार्केट, या फिर मेरा एसएल हंट हो गया, ऐसे बहुत सारे बातें करते हैं। ये सब इलॉजिकल बातें हैं, आप इन सब पे ध्यान मत दीजिए, थ्योरीज पे ध्यान मत दीजिए। आप जितना प्रॉफिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना पॉइंट रखिए कि एसएल मुझे इतने पॉइंट के लेना है। आप ये मत सोचिए कि कैंडल लो है ये, या फिर कैंडल का हाफ है, या फिर किसी स्विंग का लो है। ये सब सोचेंगे आप, देखिए थ्योरीज में जितना फंसेंगे उतना आपके लॉसेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोज मेरा 80 पॉइंट का अगर टारगेट रहता है कि मैं 40-50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करूँ, या फिर पैसे वाइज भी अगर रहता है कि मैं इतने क्वांटिटी में इतना, अभी वो सब कब होगा जब आप एक ही क्वांटिटी साइजिंग से बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड करोगे। जैसे सपोज अगर मुझे पता है कि 300 क्वांटिटी में मुझे 10,000 प्रॉफिट करना है तो मैं निकल जाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 4 से 5,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लूँगा वहाँ पे। अकॉर्डिंगली आप, कई बार ऐसा भी होगा कि आप उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट एक आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बुक करोगे वही आपको डिसाइड करके रखना है। सपोज 25-30 पॉइंट का अगर आपका रहता है कि 25-30 पॉइंट आपका एसएल देना है, तो वहाँ पे आप निकल जाओ। ये मत ढूंढो कि यहाँ पे मार्क कर रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि इस कैंडल का लो कहाँ है, हाई कहाँ है, फिर उसका मिडिल पॉइंट कहाँ आ रहा है। ये सब करने जाओगे मार्केट में फंसोगे। मार्केट में आप प्रैक्टिकल रहो, आपका 25-30 पॉइंट का लॉस अगर मिल रहा है तो आप निकल जाओ। विक्स के अकॉर्डिंग आप अपने एसएल्स को एडजस्ट कर सकते हो। सपोज हाई विक्स जब रहता है तो 20 पॉइंट यूं ही 1 सेकंड में चला जाता है, तो आप वहाँ पे अपना एसएल बढ़ा सकते हो क्योंकि आपको टारगेट भी बड़ा मिलता है। लेकिन अब लो वीक्स है तो वहाँ पे आप 25-30 पॉइंट अगर एसएल ले रहे हो और 50 पॉइंट टारगेट ले रहे हो, दैट्स इनफ फॉर यू। सो आप अकॉर्डिंगली एक करिए, प्रैक्टिकल रहिए अप्रोचेस में, थ्योरीज पे ज़्यादा मत जाइए। एसएल्स अपने हिसाब से रखिए, आप कितना पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हो। अगर मेरा कैपेसिटी आज के दिन में अगर 10 पॉइंट कैप्चर करने का रहता है तो मैं कभी भी कैंडल लो या हाई नहीं देखता, मैं 5 पॉइंट पे आते ही मैं वहाँ से एसएल बुक करता और निकल जाता। ये मेरा अप्रोच रहता है और आपको मैं बता रहा हूँ आप इसी अप्रोच से चलिए। अगर आपकी कैपेसिटी 10 पॉइंट कैप्चर करने की है तो आप 5 से 6 पॉइंट से ज़्यादा लॉस मत लीजिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्विंग, एनी लो, एनी मिडिल ऑफ द कैंडल। ये सब आप मत सोचिए। आपका जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, हम हमेशा से बोलते हैं अपने टारगेट के हिसाब से, अपने पोजीशन कितना आप कैप्चर कर पा रहे हैं वो पॉइंट, उसके हिसाब से अपना एसएल डिसाइड करिए। इस चीज़ पे आप प्रैक्टिकली सोचिए इस बात को। आप अगर ऑन एन एवरेज 40 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं तो 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा आप एसएल मत दिया करिए। आप ये सब मत सोचिए कि कहाँ क्या स्विंग है, कहाँ पे क्या कैंडल है। तो अकॉर्डिंगली आपको एसएल डिसाइड करना है। टारगेट कैसे डिसाइड करना है? मोमेंटम ट्रेड्स में आप देखेंगे कई बार मोमेंटम फेड हो जाता है, कई बार सस्टेन हो जाता है। तो जब भी मोमेंटम सस्टेन होगा तो आपको वेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। विद इन 1 मिनट 2 मिनट आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिला। और अगर आपको मार्केट यहाँ पे दिखेगा कि मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने एक बार एग्जिट किया, री एंट्री लिया, तो मोमेंटम जैसे ही ब्रेक होता है तो वहाँ पे मैं एग्जिट कर जाता हूँ। वहाँ पे और वेट नहीं करता हूँ, थ्योरीज पे नहीं जाता हूँ कि कहाँ पे कितना मुझे पॉइंट तक वेट करना चाहिए। अगर मुझे सामने से दिख रहा है मोमेंटम नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वहाँ पे मैं एग्जिट कर जाता हूँ। तो मोमेंटम ट्रेड्स में जो टारगेट रहेगा वो हमेशा आपके, आप अगर 70-80 पॉइंट जैसे कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए, वहाँ से और लालच मत करिए। और इवन अगर आपको दिख रहा है कि सामने से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आप अपने एसएल तक भी मत रुकिए, आप वहाँ पे एग्जिट करिए। तो कई बार ऐसा होगा कि उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा और कई बार आपको नुकसान भी होगा। कई बार आपको रिग्रेट होगा क्यों मैं निकल गया, कई बार आपको अच्छा भी लगेगा कि यहाँ से मोमेंटम फिर से ब्रेक होकर नीचे आ गया और आपका कुछ प्रॉफिट सेव हो गया, या फिर आप ब्रेक इवन पे निकल जाए। तो दोनों आपके साथ ये होगा, तो आप अकॉर्डिंगली ही अपना टारगेट लीजिए। तीसरा पॉइंट जो आता है क्वांटिटी साइजिंग का, तो हमेशा मैं बोलता हूँ मोमेंटम ट्रेड्स में फास्ट प्रीमियम मूव होगा और उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे इनिशियली। तो इसीलिए आप अगर नए हैं तो मार्केट में 1/3 1/4 क्वांटिटी से अपना स्टार्ट करिए मोमेंटम को कैच करना। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा और अपना पोजीशन साइजिंग आप वेरी करते जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें मोमेंटम एक बॉटम टू टॉप मिलता है, हमें बीच में कहीं एंट्री लेना है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हमें अपना टारगेट का पॉइंट ऊपर करते जाना है, एंट्री का पॉइंट नीचे
करते जाना है, ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली इस पे एक्ट करिए और अपना पोजीशन साइजिंग ऐसा रखिए ताकि आपको ज़्यादा डर ना लगे, नहीं तो आपके लॉसेस किसी दिन एक्सीड होंगे, फिर आप वैसे ट्रेड नहीं ले पाओगे, या फिर उसके बाद जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें आप ज़्यादा ट्रेड लेके फंसने लगोगे। तो हमेशा अपने पोजीशन साइजिंग को ध्यान रखिए। आप जितना लॉस एफर्ट कर सकते हैं, एक दिन मान के चलिए कि आप जैसे हम रूल भी बना लिए कि 20-25 पॉइंट अपना एसएल हम ले लेंगे। कई बार ऐसा होगा स्ट्रांग मोमेंटम में आपका कई बार वो जंप होके 40-50 पॉइंट भी चला जाएगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। हो सकता है हमेशा ना हो, लेकिन 20 में एक बार ऐसा हो भी सकता है कि आप सोचे हो कि मैं 20 पॉइंट नीचे निकल जाऊंगा, लेकिन वो इतना फास्ट मोमेंटम हुआ कि आपके निकलते निकलते वो 40-50 पॉइंट चला गया। तो वो हमेशा नहीं होगा, किसी दिन ऐसा हुआ भी तो आप ऐसे अपना पोजीशन साइजिंग रखिए कि उस चीज़ को आप कॉप अप कर सको। तो हमेशा हमें वर्स्ट के सिनारियो को कंसीडर करते हुए चलना है लॉसेस के कंसिडरेशन में, लेकिन हमें अपना प्रॉफिट के कंसिडरेशन में हमेशा मार्केट को फॉलो करना है। हम अपना एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, जैसा हमें दिखेगा अकॉर्डिंगली हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये रही एसएल और टारगेट की बात। पोजीशन साइजिंग की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। धीरे धीरे आपको ये सब एडजस्टमेंट भी सीखना है, लेकिन वो सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूँ कि जितने लोग भी आपको स्ट्रेटजीज देते हैं या फिर कोई भी मेथड बताते हैं उसको आप फॉलो करते हो। एक चीज़ आप समझ लो, कोई भी आप यूट्यूब पे या फिर किसी भी कोर्स में अपना टाइम दे रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, तो ये इस पर्पज़ से नहीं सिखाता है कि आपका लॉस हो। वो जो मेथड यूज करता है वही चीज़ आपको सिखाता है, लेकिन कई लोग उसके बाद भी वो चीज़ प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हैं। उसका आप कभी सोचे हो कि ये क्यों होता है? मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। आंसर इज पोजीशन एडजस्टमेंट। कैसे क्वांटिटी एडजस्टमेंट करता है कोई भी, उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको एंट्री बताया, मैं आपको साइकोलॉजिकली थिंकिंग का यहाँ पे बताया, लेकिन मैं इस पोजीशन में, इस मोमेंटम में कैसे अपने पोजीशन को एडजस्ट करता हूँ, क्वांटिटी को मैनेज करता हूँ, वो आप नहीं कॉपी कर पाओगे जब, और वहीं वो डिफरेंस क्रिएट होता है। कई बार ऐसा होगा कि मेरा अच्छा प्रॉफिट होगा, आपका लॉस हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि मेरा लॉस हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो केवल पोजीशन साइजिंग के मैनेजमेंट से होता है। और किसी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो अपना स्ट्रेटजी बता रहा है मार्केट में, आप समझ जाइए कि वो स्ट्रेटजी यूज भी कर रहा है, तो वो अपना पोजीशन साइजिंग मैनेज कर रहा है। वो चीज़ आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने अकॉर्डिंग आप सीखेंगे। लेकिन इनिशियली आपको क्या फोकस करना है कि मेथड पहले सीखो, फिर क्वांटिटी मैनेजमेंट सीखो। सो क्वांटिटी मैनेजमेंट पे भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम में, कैसे अपना पोजीशन साइजिंग मैनेज करना है। बट वो फर्दर स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है। अभी हमको क्या करना है, एंट्री एग्जिट पे ध्यान देना है, मोमेंटम को फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। कहाँ सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करना है, कहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है इस चीज़ पे ध्यान देना है। और उसके बाद हम धीरे धीरे जब इसको ट्रेड को लेने लगेंगे, इवन अगर हम ब्रेक इवन पे भी हैं, तो आप समझ जाइए कि आप सही डायरेक्शन में हो। यहाँ से आप अपने क्वांटिटी को मैनेज करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन अगर आप निगेटिव में हो तो आपको अपना फिर से अप्रोच चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं सही मोमेंटम फाइंड आउट कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं अपना एसएल और टारगेट सही जगह प्लेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो चीज़ आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप ब्रेक इवन पे आ गए, थोड़े प्रॉफिट पे आ गए, देन आप पोजीशन साइजिंग के एडजस्टमेंट से उस प्रॉफिट्स को इन्हेंस कर सकते हो। तो ये रहा आज का टॉपिक, और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए नए लोगों को, ताकि हमारा रीच भी बढ़ता रहे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।